Hello students, I am Raman Sethi and we were discussing chapter number 6, that is life processes of 10th class science। एंड अभी तक हमने इसमें जो पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो ह्यूमन बींग्स की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया था और हमारे हार्ट की वर्किंग के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? द ट्यूब्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कि वो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर्स जो ब्लड को हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो करवाने में हेल्प करती है, उनको क्या बोला जाता है? ब्लड वेसल्स, खून की नाड़ियाँ। ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है आर्टरीज, सेकंड वेन्स एंड थर्ड आर कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज वो वेसल्स होती है जो हमारी बॉडी में से ब्लड को हमारे हार्ट से बाकी के बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर जाती है। यानी कि हमारे हार्ट से बाकी के बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाने वाली ब्लड वेसल्स को, ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? आर्टरीज। और वेन्स क्या होती है? वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे बाकी के बॉडी ऑर्गन से, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में वापस लेकर आती है। तो जब हमारे हार्ट से ब्लड बॉडी ऑर्गन तक जाएगा तो वो कौन सा ब्लड होगा? आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए। वो ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जो हार्ट है वो अपने हार्ट में से जो ब्लड बाकी के बॉडी ऑर्गन्स को जाता है वो कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बाकी के बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर जाती है, ताकि बाकी के बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए। और जो वेन्स होती है, वेन्स क्या करती है? बाकी के बॉडी ऑर्गन से ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आती है। तो कौन सा ब्लड होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड होगा, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। तो यानी कि वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में वापस लेकर आती है अलग अलग बॉडी ऑर्गन से। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज आर द ब्लड वेसल्स विच फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज, जो कैपिलरीज हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारी आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन बनाती है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में लिंक बनाती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आर्टरीज होती है, जो कैपिलरीज होती है वो क्या करती है? आर्टरीज डिवाइड होकर छोटी छोटी ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर बना लेती है, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो वो आर्टरीज छोटे छोटे ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर में इसलिए डिवाइड हो जाती है कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हर एक बॉडी की सेल को पहुँच सके। और जो कैपिलरीज हैं वो फर्दर ज्वाइन होकर क्या बना लेती है? वेन्स बना लेती है। तो ताकि इससे क्या होगा कि कैपिलरीज के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो इकट्ठा होके वेन में आ जाए और वेन उसको हार्ट में ले जा सके। तो इस तरह से आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती है और कैपिलरीज ज्वाइन होकर वेन बनाती है। तो यानी कि कैपिलरीज क्या है? आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। उसके अलावा कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स विच हैव वॉल 1 सेल थिक ओनली फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ ब्लड। कैपिलरीज की जो वेसल्स हैं वो बहुत पतली होती है, इतनी पतली होती है कि वो एक सिंगल सेल जितनी मोटी होती है सिर्फ, मतलब एक सिंगल सेल की लेयर से मिलकर कैपिलरीज बनती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। कि जो ब्लड से जो ऑक्सीजन है या फूड है, जो कुछ भी है, जो सेल्स तक पहुंचना है, तो वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो ब्लड और सराउंडिंग सेल्स के बीच में जो होता है वो ये सिंगल सेल की बनी हुई जो पतली लेयर है कैपिलरीज की, पतली कैपिलरीज की वॉल्स जो हैं उनके थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में डिफरेंस बताना है हमें कि आर्टरीज होती है थिक वॉल्ड होती है और वेन्स थिन वॉल्ड होती है। कि आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक होती है, मोटी होती है, वेन्स पतली वॉल की होती है। आर्टरीज डीप सीटेड होती है, मतलब हमारी स्किन के अंदर से ऊपर से नज़र नहीं आती, वो हमारी बॉडी में गहराई पे होती है। लेकिन जो वेन्स होती है वो सुपरफिशियल होती है, वो हमारी स्किन के ऊपर से हमें स्किन के अंदर से हमें नज़र आती है, जैसे कि हमारी हाथों में या हमारी आर्म्स के ऊपर हमें ग्रीन कलर की जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होते हैं वो क्या होती है? वेन्स होती है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज हमारी बॉडी से, हार्ट से ब्लड को दूसरे ऑर्गन तक लेके जाती है। और जो वेन्स है वो क्या करती है कि हार्ट में ब्लड को लेकर आती है।
आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसकी मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक एक्सेप्शन बताई थी आर्टरीज़ की। तो सारी की सारी आर्टरीज़ क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, लेकिन एक आर्टरी का नाम मैंने आपको कल बताया था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो कौन सी आर्टरी है, आप नाम सोचिए उसका। तो उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेकर जाती है। और ऐसी जितनी भी वेन्स है वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। और जो आर्टरीज होती है उनके अंदर वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, वाल्व्स नहीं होते, लेकिन जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वाई आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स बट वेन्स हैव थिन वॉल्स। कि आर्टरीज की वॉल थिक और इलास्टिक होती है, मोटी होती है और लचकीली होती है, लेकिन वेन्स की वॉल जो है पतली होती है। तो ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है कि आर्टरीज़ को ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर जाना होता है। आर्टरीज़ को हार्ट से ब्लड बाकी के बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर जाना होता है। और हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, प्रेशराइज करता है। तो हार्ट के वजह से जो ब्लड के ऊपर जो प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड दूर दूर तक हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक सप्लाई होगा, तो इसलिए आर्टरीज़ को हाई प्रेशर को बियर करना पड़ता है। तो उस हाई प्रेशर को बियर करने के लिए आर्टरीज़ की जो वॉल्स है वो थिक और इलास्टिक होनी चाहिए, अदरवाइज़ आर्टरी जो है रप्चर हो सकती है, टूट सकती है। लेकिन जो वेन से ब्लड आता है वो बाकी के बॉडी ऑर्गन से हार्ट में आता है, जिसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, यानी कि वेन्स को हाई प्रेशर बियर नहीं करना पड़ता। तो इसलिए वेन्स की जो वॉल्स हैं वो थिन भी होती है, तो भी काम चल जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वेन्स है वाल्व्स। कि जो वेन्स होती है, वेन के अंदर वाल्व होते हैं लेकिन आर्टरीज के अंदर वाल्व नहीं होते, तो क्यों? तो वाल्व्स पहली बात तो होते क्या हैं, वाल्व्स एक गेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं। तो वाल्व जो थे हमारे हार्ट में भी प्रेजेंट थे। तो जो हमारे वेन के अंदर वाल्व होते हैं वो क्या करते हैं कि वेन के अंदर हमें पता है कि ब्लड जो है स्लो स्पीड पे आ रहा होता है, तो स्लो स्पीड पे आते आते हो सकता है कि वो ब्लड वापस जाने लग जाए। तो उसके वापस जाने को रोकने के लिए वेन के अंदर वाल्व होते हैं, ताकि ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। वेन से जब ब्लड आगे हार्ट की तरफ आ रहा होगा तब तो वो वाल्व ओपन होंगे, लेकिन अगर बाई चांस वो ब्लड वेन में से वापस जाने लगे बॉडी ऑर्गन तक तो वाल्व बंद हो जाएंगे। तो यानी कि वाल्व जो हैं ब्लड के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में, यानी कि बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ही जाने के लिए अलाउ करते हैं, वापस आने के लिए अलाउड नहीं करते। अब एक लिम्फ क्या होता है? तो जिस तरह से हमारा ब्लड है उसी तरह से एक लिम्फ नाम का लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। वो क्या होता है, लिम्फ इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विच इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा बट कलरलेस विद लेसर प्रोटीन इन इट इज़ ऑल्सो कोल्ड टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि हमारी सेल्स के बाहर का जो एक्स्ट्रा स्पेस है उस स्पेस के अंदर पाया जाता है। ये देखने में प्लाज्मा की तरह ही होता है, जिस तरह से ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट था जो कि लिक्विड पार्ट था ब्लड का, उसी तरह से ही होता है। लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या होता है कि जो प्लाज्मा होता है वो येलो से कलर का होता है, लेकिन जो लिम्फ है वो कलरलेस होता है। और लिम्फ के अंदर प्लाज्मा के कंपैरिजन में प्रोटीन भी कम होते हैं। तो लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड मटेरियल है जो कि पाया जाता है। अब लिम्फ हमारी बॉडी में बनता कैसे है, वो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ लिम्फ इज़ फॉर्म्ड। तो थ्रू दी पोर्स प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स and blood cells escape into the intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph। कि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, उन ब्लड कैपिलरीज की वॉल बिल्कुल थिन होती है, सिंगल सेल जितनी पतली होती है, हमने ये भी पढ़ा था। तो इसलिए उन ब्लड कैपिलरीज में से जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो उसके अंदर से ब्लड प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स निकल कर डिफ्यूज़न प्रोसेस के जरिए निकल कर सेल के बीच का जो खाली स्पेस है जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलेंगे उसके अंदर आ जाता है, टिश्यूज़ के अंदर, और वो क्या बन जाता है, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ बन जाता है। तो इस तरह से लिम्फ की फॉर्मेशन होती है कि लिम्फ जो है ब्लड कैपिलरीज में से लीक हुआ मटेरियल होता है जिसमें प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स पाई जाती है। और लिम्फ मिलता कहाँ पर है, इंटरसेलुलर स्पेसिस में, यानी कि सेल के बीच का जो खाली स्पेस है उस स्पेस में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ।
लिम्फ के क्या क्या फंक्शन होते हैं, लिम्फ क्या करता है हमारी बॉडी में, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट की हुई या अब्जॉर्ब करी हुई जो फैट है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कि प्रेजेंट होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसिस बैक इन द ब्लड। इट हेल्प्स टू ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसिस, कि जो सेल के बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसके अंदर जो एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड जो कि हमारी बॉडी की सेल से, जो हमारी बॉडी की कैपिलरीज में से ब्लड में से लीक होके बाहर आ गया था, उसको ब्लड में वापस मिलाने में हेल्प करता है लिम्फ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेयर लिम्फ फ्लोज इन बॉडी, कि लिम्फ हमारी बॉडी में कहाँ फ्लो करता है और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लो, या फिर लिम्फ के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, लिम्फ कैसे फ्लो करता है। तो इसका आंसर है लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसिस विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स। कि लिम्फ कहाँ फ्लो करता है हमारी बॉडी में, लिम्फ को फ्लो करवाने के लिए लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है जो कि इंटरसेलुलर स्पेसिस में से लिम्फ को कैरी करती है, और वो लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे ज्वाइन होके बड़े साइज़ की लिम्फेटिक वेन वेसल्स बनाती है, और जो आगे चल के लिम्फेटिक वेन बनाती है। तो मतलब जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड को फ्लो कराने के लिए ब्लड वेसल्स होती है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की फॉर्म में, उसी तरह से लिम्फ को फ्लो करवाने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फेटिक आर्टरीज, लिम्फेटिक वेन और लिम्फेटिक कैपिलरीज की फॉर्म में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ दिया, कि हमारी बॉडी में ब्लड क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, ब्लड के क्या क्या फंक्शन है, हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, और जो है हमारी ब्लड वेसल्स कौन कौन से टाइप की होती है और कौन सी ब्लड वेसल क्या क्या काम करती है, तो वो अभी तक हमने पढ़ लिया। तो जिस तरह से हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ी, तो उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है वाई प्लांट्स नीड ए स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, प्लांट्स को स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है। इसका आंसर है प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज proportion of dead cells in many tissues, so plant have low energy needs and can use relatively slow transport system। कि plants जो है वो मूव नहीं कर सकती, और plants के अंदर जो ज़्यादातर पार्ट है सेल्स का, जो ज़्यादातर टिश्यूज़ हैं वो डेड सेल से बने होते हैं। आपने 9th क्लास में सेल वाले चैप्टर के अंदर टिश्यू वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि प्लांट के टिश्यूज़ जो हैं डेड सेल से बने होते हैं, काफ़ी सारे टिश्यूज़। तो इसलिए प्लांट्स की जो एनर्जी की नीड्स है वो ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में या बाकी के एनिमल्स के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो होता है। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाने के लिए दो मेन टिश्यूज होते हैं जिनके नाम है जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। अब ये जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं। जाइलम टिश्यू वो टिश्यू है जो प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है, और वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं, सोयल से मिलते हैं। तो यानी कि सोयल से वाटर और मिनरल्स को उठाकर प्लांट्स के उन पार्ट्स में वाटर और मिनरल्स को पहुँचाता है जहाँ पर वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो प्लांट में वाटर और मिनरल की ज़रूरत कहाँ होती है आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ होती है, लीव्स के अंदर, क्योंकि लीव्स के अंदर फूड बनना होता है और वाटर एंड मिनरल्स जो हैं फूड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देन फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, इट इज़ ए टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कि फ्लोएम टिश्यू वो टिश्यू होता है जो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, फूड बनेगा या कुछ और सब्सटेंसेस बनेंगे, फूड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन उन पार्ट से जहाँ पर फूड बनता है, कहाँ बनता है फूड, मेनली लीव्स में बनता है, और उसके अलावा अदर ग्रीन पार्ट्स जो हैं वहाँ पर फूड बनता है। तो वहाँ से फूड को लेकर प्लांट के उन पार्ट्स तक पहुँचाना जहाँ पर फूड अपने आप नहीं बनता, यानी कि जहाँ पर फूड की ज़रूरत होती है उन पार्ट्स में फूड को पहुँचाना किसकी वजह से परफॉर्म होता है, फ्लोएम टिश्यू की वजह से परफॉर्म होता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि हाउ जाइलम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। कि जो जाइलम टिश्यू है
वाटर की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में करवाने में कैसे हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझिएगा इसको। तो आंसर है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय जाइलम टिश्यू वेयर वेसल्स एंड ट्रेचर्स प्रेजेंट इन दी रूट्स स्टेम्स लीव्स आर इंटरकनेक्टेड। कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जो होती है जाइलम टिश्यू के थ्रू कैसे होती है कि जाइलम टिश्यू के अंदर हमने 4 टाइप की सेल्स होती है, वो हमने पढ़ी थी 9th क्लास में टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर। तो उनमें से जो 2 पार्ट हैं जाइलम टिश्यू के वो कौन कौन से हैं, वेसल्स और ट्रेचर्स। तो ये जो वेसल और ट्रेचर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तरह की जो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जो स्ट्रो हम यूज़ करते हैं उन कोल्ड ड्रिंक वाली स्ट्रो की तरह होते हैं, जो कि वाटर को रूट स्टेम्स और लीव्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचाएंगी। तो यानी कि जो जाइलम टिश्यू जो होता है वो रूट स्टेम्स और लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक दूसरे के अंदर जो जाइलम टिश्यू के अंदर वेसल्स और ट्रेचर्स हैं वो एक दूसरे के साथ साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, 1 बाय 1 आगे आगे जुड़कर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाती है, रूट से लेकर लीव्स तक जाने का रास्ता बनाती है। तो एट द रूट सेल्स टेक अप आयन फ्रॉम द सोयल विच क्रिएट ए कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सोयल। तो रूट के एंड पे क्या होता है कि जब रूट्स क्या करती है कि सोयल के अंदर जो आयंस होते हैं, अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, उनको अब्जॉर्ब करती है, उनको अपने अंदर ले लेती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि रूट और सोयल के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस आ जाता है, कि रूट के अंदर कंसंट्रेशन वाटर की कम हो जाती है और सोयल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो जिसकी वजह से सोयल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो रूट के अंदर आना शुरू हो जाता है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो वो ऑस्मोसिस की वजह से जो वाटर सोयल से रूट में आएगा, तो जिसकी वजह से कॉलम ऑफ वाटर राइजेज अपवर्ड, जिसकी वजह से जो वाटर की कॉलम बनती है जो वो जाइलम टिश्यू के अंदर से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है। सो वाटर मूव्स इनटू द रूट्स ऑफ द सोयल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। तो वो वाटर सोयल और रूट के अंदर जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया था, उस कंसंट्रेशन डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए सोयल के अंदर से वाटर रूट के अंदर आना शुरू होता है, उस वाटर कंसंट्रेशन डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होगा, दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम। तो जिसकी वजह से जाइलम रूट के अंदर जो जाइलम टिश्यू होगा उसके अंदर कंटिन्यूसली स्टीडली वाटर की मूवमेंट सोयल से रूट के अंदर होती रहेगी। तो विच क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर डैट इज स्टीडली पुश्ड अपवर्ड, जिसकी वजह से कॉलम ऑफ वाटर क्रिएट होगी जो वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट वाटर जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, लीव्स की तरफ जाना शुरू होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, हाउ इट हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स और व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। ट्रांसपीरेशन क्या होती है, ट्रांसपीरेशन का क्या रोल है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट्स के लिए, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आंसर है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल और अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। कि वाटर का वेपर की फॉर्म में प्लांट के अपर पार्ट से या प्लांट्स के एरियल पार्ट से, मतलब जो ऊपर वाले प्लांट के पार्ट्स है जैसे कि लीव्स होगी, ब्रांचेज होगी, उनके अंदर से वाटर का वेपर की फॉर्म में बनकर उड़ जाना, लॉस हो जाना वाटर का, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। एंड इन वेरी टॉल प्लांट्स ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स सक्शन प्रेशर विच पुल्स द वाटर अपवर्ड। जो जितने ज़्यादा लंबे प्लांट होंगे उनके अंदर जो ट्रांसपीरेशन क्या करता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। सक्शन प्रेशर का मीनिंग क्या होता है कि जिस तरह से हम कोल्ड ड्रिंक वाली स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक या जूस पीने के लिए वाटर को या कोल्ड ड्रिंक को या जूस को ऊपर की तरफ खींचते हैं अपने माउथ की हेल्प से प्रेशर लगा के, तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। तो उसी तरह से जो ट्रांसपीरेशन होती है, तो ट्रांसपीरेशन की वजह से प्लांट के अंदर जो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है वो भी एक स्ट्रो की तरह ही काम करता है, जिसके अंदर सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है और वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करता है। तब ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की वजह से जो सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है वो एक कोल्ड ड्रिंक पीने जैसा ही है। तो अब कोल्ड ड्रिंक कौन पी रहा होता है प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर वाटर को कौन पी रहा होता है, तो ट्रांसपीरेशन किस वजह से होगी, वाटर वेपर किस वजह से बनेंगे, सन की हीट की वजह से।
तो यानी कि जो सन है हमारा वो ट्रांसपिरेशन करवा रहा होता है, और यानी कि सन जो है इनविजिबल फॉर्म में सन के माउथ में एक स्ट्रॉ लगी हुई है जो कि ट्रांसपिरेशन करवा रही है। तो इसका एग्जांपल मैं एक फ़नी सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जिस तरह से आपने एक टीवी पर एक ऐड देखी होगी, ग्लूकोज की या ग्लूकोन डी की ऐड आती है एक, उसमें क्या दिखाते हैं कि सन के माउथ में एक स्ट्रॉ लगी हुई है और वो गर्मी में घूम रहे एक पर्सन की खोपड़ी में वो पाइप लगी होती है, कोल्ड ड्रिंक वाली स्ट्रॉ लगी होती है, जो सन उसकी बॉडी में से जो वाटर है वो ड्रिंक कर रहा होता है। तो यानी कि उस बंदे की बॉडी जो है, बॉडी की एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही होती है। तो उसी तरह से जो सन है वो ट्रांसपिरेशन करवा रहा होता है कि सन की वजह से पानी भाप बन के उड़ता है। तो पानी जब भाप बन के उड़ेगा तो ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और नीचे वाले पार्ट्स में प्रेशर ज़्यादा होता है वाटर का, तो जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूजन होती है, यानी कि वाटर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। अब ट्रांसपिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजोल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ रूट्स टू लीव्स। कि ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर की और वाटर के अंदर डिजोल्व किए हुए मिनरल्स जो हैं उनको रूट से लेकर लीव्स तक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने में और ऑब्जर्व करवाने में हेल्प करता है। देन सेकंड, इट रेगुलेट द टेम्परेचर इन प्लांट्स। कि प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, टेम्परेचर को बैलेंस बना के रखने में हेल्प करता है। जिस तरह से हमारी बॉडी में जब स्वेटिंग होती है, जब हमारी बॉडी को पसीना आता है तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी जब ट्रांसपिरेशन होती है तो उनका टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, नेम द मेजर ड्राइविंग फोर्सेस विच आर एक्टिव इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग नाइट एंड डे टाइम रिस्पेक्टिवली। तो दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे कौन कौन सी एक्टिव फोर्सेस हैं जो दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे एक्टिव हो जाती है, जो मेनली काम करती है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए, तो फोर्सेस हमें बतानी है। तो आंसर है द फैक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। कि रात के टाइम पे हमने अभी जो ट्रांसपिरेशन से पहले का टॉपिक जो पढ़ा था, जाइलम के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रूट के अंदर जो प्रेशर होता है, जब रूट के अंदर हाई प्रेशर होगा तो उस हाई प्रेशर की वजह से वाटर जो है रूट की हेल्प से सोयल से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो जिसको हम बोलते हैं कि रूट जो है प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो रात के टाइम पे क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही होती, तो इसलिए ओनली रूट प्रेशर जो है वही एक्ट करता है। तो रात के टाइम पे ओनली जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है वो कौन सी होगी? रूट प्रेशर होगा। लेकिन दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, सनलाइट होती है, सन की हीट की वजह से ट्रांसपिरेशन होती है। तो जब ट्रांसपिरेशन होगी तो वाटर के अंदर सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, तो सक्शन प्रेशर की वजह से वाटर जो है जाइलम के अंदर ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यानी कि दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशन पुल जो है, या फिर ये कह सकते हो कि सक्शन पुल जो है वो मेनली एक्ट कर रहा होता है वाटर को ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए, और रात के टाइम पे ओनली रूट प्रेशर काम कर रहा होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसलोकेशन क्या होती है और वो कहाँ होती है? व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, वेयर डज इट अकर्स? तो आंसर है इसका, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। कि जो फोटोसिंथेसिस के सोल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फूड हो गया जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, शुगर होगी, और अदर सब्सटेंसेस जैसे कि अमीनो एसिड हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो उनको प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना वो क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहलाता है। और कहाँ होगा? जो हमारा प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ दो प्रेजेंट होते हैं, एक जाइलम टिश्यू और एक फ्लोएम टिश्यू। तो जो फ्लोएम टिश्यू है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, या फिर ये कह लो कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम टिश्यू के फंक्शंस क्या क्या हैं? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? तो आंसर है, इट ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं फूड और अदर सब्सटेंसेस, उनको जिन पार्ट्स में से फूड बन रहा है उन पार्ट्स से लेकर उन पार्ट्स तक पहुंचाना जहां पर इनकी ज़रूरत है। दैन सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। की जो फ्लोएम है अमीनो एसिड को और बाकी के सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली
डिलीवर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स। तो ये जो फूड और अदर्स अमीनो एसिड्स हैं या अदर सब्सटेंसेस हैं वो फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से मेनली कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, रूट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर और सीड्स के अंदर, या फिर उन पार्ट्स के अंदर जहाँ पर प्लांट्स के ग्रोइंग ऑर्गन बन रहे हैं, जहाँ पर प्लांट्स के ऐसे ऑर्गन बन रहे हैं जिनकी अभी ग्रोथ हो रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन प्लांट्स, कि प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और बाकी के सब्सटेंसेस की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होती है, कहाँ होती है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन दी सीव ट्यूब्स with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction। तो हमने 9th क्लास में टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि फ्लोएम टिश्यू के भी 4 पार्ट्स होते हैं, तो जिनमें से सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो होती है, इन 2 पार्ट्स की वजह से फूड और अदर सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन जो है या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है प्लांट्स के अंदर हो पाती है इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। तो ये क्यों होती है ऐसा अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि जो फूड जो बनता है वो मेनली लीव्स के अंदर बनता है जो कि ग्रीन पार्ट्स हैं। तो फूड जब लीव्स में बनेगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा जहाँ पर फूड नहीं बन पा रहा है, और लेकिन कुछ लोअर पार्ट भी ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाती है, तो उन लोअर पार्ट से फूड ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है जाइलम टिश्यू के फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्लोएम टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन दी प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू, कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है वो किस तरह से हो पाती है, या फिर हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर फूड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। इसका आंसर है द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि फूड की ट्रांसलोकेशन जो है फूड की और अदर सब्सटेंसेस की जो ट्रांसलोकेशन है वो फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है उनकी वजह से पॉसिबल हो पाती है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, मटीरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, कि जो फूड की ट्रांसलोकेशन जो होती है फ्लोएम टिश्यू के अंदर उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी का यूज़ करके ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होगी। तो जब एनर्जी का यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन जो जाइलम टिश्यू के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, उसके लिए कोई एनर्जी की नीड नहीं होती, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जो कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फूड की ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं जिसके लिए एनर्जी की नीड होती है, तो इसलिए ये क्या है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो जो प्लांट्स के अंदर सुक्रोज नाम जैसे मटेरियल जो होते हैं वो फ्लोएम टिश्यू के अंदर मूव करते हैं एटीपी एनर्जी का यूज़ करके। अब एटीपी क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। जिस तरह से हमारी सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनती है उसी तरह से प्लांट की सेल के अंदर भी एटीपी बनती है जो कि एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो इस एटीपी एनर्जी का यूज़ करके फ्लोएम टिश्यू के अंदर से फ्लोएम टिश्यू के अंदर वाली साइड पे सुक्रोज नाम के मटेरियल प्लांट के बाकी पार्ट्स में से मूव करते हैं जिन पार्ट्स में फूड बना है। सुक्रोज क्या होता है, एक तरह की ग्लूकोज होती है, कार्बोहाइड्रेट का ये एक टाइप है जो फ्लोएम टिश्यू के अंदर एंटर करेगा एटीपी एनर्जी का यूज़ करके। तो दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कोजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, तो जिसकी वजह से जो टिश्यू होंगे उस टिश्यू के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से वाटर जो है बाहर वाली साइड से फ्लोएम टिश्यू के अंदर एंटर करना शुरू होगा। तो जब फ्लोएम टिश्यू के अंदर वाटर एंटर करेगा तो वाटर के अंदर मिक्स होकर जो फूड और अदर सब्सटेंसेस हैं वो भी फ्लोएम टिश्यू के अंदर आ जाएंगे। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, और इसी प्रेशर की वजह से जो फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होंगे यानी कि फूड और अदर सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होंगे वो फ्लोएम टिश्यू से उन पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होने शुरू हो जाएंगे जहाँ पर लेस प्रेशर होगा।
तो दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स। तो इस वजह से फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से फूड और अदर सब्सटेंसेस जो हैं या जो भी मटेरियल हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन करनी थी वो प्लांट्स के उन पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे जहाँ पर उनकी नीड है। तो एग्जांपल के तौर पे एक बताया गया है कि इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। तो जैसे कि स्प्रिंग सीजन के अंदर क्या होता है कि जो रूट्स के अंदर रूट या स्टेम्स के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, रूट या स्टेम के टिश्यूज़ के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो बड क्या होती है कि जब फ्लावर आते हैं किसी प्लांट के ऊपर, तो फ्लावर आने से पहले जब वो अभी पूरा फ्लावर खिला नहीं होता, एक बंद पैक ग्रीन से सर पार्ट के अंदर पैक होता है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, बड स्टेज बोलते हैं। तो रूट और स्टेम्स के अंदर जो शुगर स्टोर्ड होती है वो बर्ड्स तक ट्रांसपोर्ट की जाती है, जिससे उसको क्या फ़ायदा मिलता है, एनर्जी मिलती है अपने आप को ग्रो करवाने के लिए, फ्लावर को खिलने के लिए। तो ये कब होता है, स्प्रिंग सीजन के अंदर होता है। तो किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, ये फ्लोएम टिश्यू की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है वो भी कंप्लीट कर दिया है, और एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है वो भी हमने पढ़ दिया है। तो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक हमने अपने 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर दिया है। एक लेक्चर मैंने आपको कल पढ़ाया था और एक आज के लेक्चर में, दोनों लेक्चर्स के अंदर मिलकर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक फिनिश हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कुछ टॉपिक समझ नहीं आता है अगर कोई, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो आज के लिए हमें इतना ही स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक लास्ट रह गया है लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर का, एक्सक्रीशन का। तो उस एक्सक्रीशन वाले टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।